हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जोंग बैठकर एक लड़की का मेकअप कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर एक अंकल आते हैं और वो इस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम एक मर्द हो, तुम्हारे हाथों में ये क्या चीजें हैं, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। ये कोई और नहीं बल्कि जोंग के डैड होते हैं। वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और सामने रखे गिलास को इस पर फेंक कर चले जाते हैं। इनकी इस हरकत से ये बहुत ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से इसके हाथ फिर से कपकपाने लगते हैं। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जोंग की अचानक से आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ वो ख्वाब में देख रहा था। ये इतना ज्यादा डर जाता है कि इसकी तबीयत खराब होने लगती है। टेबल पर इसकी मेडिसिन रखी होती हैं तो ये फौरन से उठाकर उन्हें खाता है। इतने में इसके पास जू का मैसेज आता है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज हम लोगों ने मिलना है, तो टाइम से आ जाना और लेट मत होना। जब रात में इसकी मुलाकात जू से होती है तो ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। वो इससे पूछती है कि क्या इस बारे में किसी को भी नहीं पता, तो वो कहता है इवन के वॉन को भी नहीं पता, और स्कूल में तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इस बारे में बताया है। अब तुम प्लीज ऐसा रिएक्ट करना कि तुम भी इस बात को नहीं जानती। जू मुस्कुराकर कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं ऐसा रिएक्ट कर सकती हूँ। फिर जू इसे चेयर अप भी करती है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। ये सब कुछ सोचते हुए ये बहुत ज्यादा खुश होता है। अब साथ ही जू के घर का दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह इसकी बहन टीवी पर कार्टून देख रही होती है। जू यहाँ पे निकलती हुई आती है और अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बाहर किसी से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। ये अपने घर से निकल कर जा रही होती है कि अचानक से इसकी नज़र सामने पड़ती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर तो वही मेकअप बॉक्स रखा होता है जो जोंग ने इसे दिया था। ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर इसे उस दिन का सीन याद आ जाता है कि मैं तो मेकअप बॉक्स लेकर ही नहीं गई थी, बल्कि गलती से ये तो अपना ही मेकअप बॉक्स ले जाती है। और क्योंकि ये क्लास में सबसे पहले आई होती है और अपना बैग रख कर वॉशरूम चली जाती है। इतने में बॉडीगार्ड क्लास में आते हैं और उन्हें लगता है कि कल कोई बच्चा अपना बैग छोड़कर यहाँ पर चला गया था, तो वो बैग उठाते हैं और उसे नीचे रख देते हैं। इसके साथ ही वॉन का दिखाया जाता है कि वो अपने मोबाइल को बार बार देख रहा होता है और जू के मैसेज का वेट कर रहा होता है। इतने में इसके पास मैसेज आता है तो ये फौरन से एक्साइटेड हो जाता है और उसे खोलकर देखने लगता है, लेकिन ये मैसेज बैंक की तरफ से होता है। वॉन अपने दिल में सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर इतनी बिजी है कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मुझे मैसेज का रिप्लाई कर दे। ये सोचते हुए ये फिर से जू को मैसेज करता है कि तुम किससे मिल रही हो, और फौरन से अपना मोबाइल बेड पर फेंक कर लेट जाता है। जू रोड पर खड़ी होती है और वो जोंग के आने का वेट कर रही होती है। वॉन का इसके पास मैसेज आता है तो ये कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहता है कि इस टाइम तुम क्या कर रही हो, मुझे फौरन से बताओ। ये कहती है कि मैं किसी से मिलने के लिए आई हूँ। वहाँ से वॉन रिप्लाई करता है कि तुम किससे मिलने के लिए आई हो, मुझे उसका नाम बताओ। ये उसके मैसेज का रिप्लाई करने ही वाली होती है कि इतने में यहाँ पे जोंग आ जाता है और कहता है कि शायद मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। जू कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद भी अभी अभी आई हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि अच्छा ये तो बताओ कि आज हम दोनों कहाँ पर जाएंगे। तो इस पर ये कहती है कि आज हम दोनों बस रेस्ट करेंगे और तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जू जोंग को लेकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे होते हैं और वो कभी इसकी आंखें देखते हैं और कभी इसका मुंह खुलवाकर देखते हैं। इस पर जू कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर इसके हाथों की वजह से आए हैं, आप इसकी ये सारी चीजें क्यों चेक कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और जू को एक बिजनेस कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर चली जाना, जब तुम उन्हें ये बिजनेस कार्ड दिखाओगी तो वो हर चीज की टेक केयर कर लेंगे। जू डॉक्टर से कहती है कि क्या आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसके हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे थे, तभी तो मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ। वो कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि क्या मैं इसे इंजेक्शन लगा दूं? तो ये कहती है जाहिर है उसी से तो ये ठीक होगा। डॉक्टर अपना पेन निकालते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगाने लगा हूँ, लेकिन अगर तुम इस साइड पर देखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। जोंग उस साइड पे देखने लग जाता है और डॉक्टर बहुत जोर से इसके हाथ पे पेन लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम पे बहुत ज्यादा बर्डन है और इस जगह पर जाने से ही वो बर्डन दूर होगा। जोंग को डॉक्टर की बात समझ आ जाती है और वो जू का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जाता है। वहीं वॉन का दिखाया जाता है कि लगातार वो अभी भी अपने फोन को देख रहा होता है और जू के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। वहीं जू का दिखाया जाता है कि वो जोंग के साथ चल रही होती है और वो बिजनेस कार्ड वाला एड्रेस ढूंढ रही होती है। इतने में इसके पास कॉल आने लगती है तो जोंग इससे कहता है कि तुम्हारे पास कॉल आ रही है। ये बैग से अपना मोबाइल निकाल कर देखती है तो उस पर लिखा होता है VVIP और इसका मतलब ये है कि वॉन उसे कॉल कर रहा है, लेकिन ये उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। इस पर जोंग कहता है कि क्या ये कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है। जोंग को इस पर शक ना हो तो ये साइड में आकर कॉल रिसीव करती है और कहती है कि मेरे कस्टमर आपको क्या चाहिए। जू की इस तरह की टोन सुनकर वॉन बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि शायद मैंने गलत नंबर पे कॉल लगा दी है। फिर ये अपना फोन चेक करता है लेकिन ये जू का नंबर ही होता है। ये कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे फौरन से बताओ कि तुम किसके साथ हो, और कहता है कि अगर तुमने मेरा सच किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे सिग्नल नहीं आ रहे और कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, फिर जल्दी से कॉल कट कर देती है।
वॉन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मुझे बताए बगैर ही मेरी कॉल कट कर दी। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इन लोगों को एड्रेस मिल जाता है और ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जू आवाज देती है कि क्या अंदर कोई है। इतने में अंदर से एक अंकल उठते हुए आते हैं। वो अंकल बिल्कुल सेम टू सेम डॉक्टर के जैसे ही होते हैं और ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब यहाँ से इनकी वापसी होती है तो ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। जू कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों ट्विंस हैं। फिर जोंग से कहती है कि उन्होंने जो तुम्हें मशरूम्स बताए हैं वो शेकी हैंड्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए तुम मेक श्योर रहना कि तुम हर रोजाना उन्हें खा लो। जोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं जरूर खा लूंगा। फिर ये उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो वो कहता है हाँ। ये कहती है चलो फिर हम दोनों साथ चलते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि वॉन पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं होता। वो बार बार बस अपना फोन चेक कर रहा होता है कि जू उसे कब रिप्लाई करेगी, लेकिन क्योंकि अब हद हो जाती है और जू उसे रिप्लाई नहीं करती तो ये अपना कोट उठाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं जू का दिखाया जाता है कि वो और उसकी मॉम किसी को देख रही होती हैं और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जोंग लेटा होता है। जू कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे फेस का मसाज करेंगी क्योंकि तुमने आज बर्तन धोए हैं। तो इस पर ये कहता है कोई बात नहीं, और आंटी से कहता है कि आपने जो फूड खिलाया वो बहुत ज्यादा मजे का था। अब मॉम इसके फेस का मसाज करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे फेस को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। जू कहती है जी मॉम, इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और हमें उसी को रिलीफ करना है। फिर ये जू से एक सीरम मांगती हैं और उससे इसका मसाज करने लगती हैं। साथ ही इसे समझाती हैं कि हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन से बहुत ज्यादा विजिबल होता है। और वैसे भी तुम तो इतने ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा। और पूछती है कि तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुम इतने स्ट्रेस में हो। जोंग इनसे पूछने पे बताता है कि मुझे तो कभी कभार जू से बहुत ज्यादा जेलिसी होती है कि उसकी आप जैसी मॉम है जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को ज़रा भी पसंद नहीं है कि मैं ब्यूटी स्कूल जाता हूँ, और जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया है मैंने एक मरतबा भी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया और ना ही उनसे बात की है। ये सुनकर मॉम और जू को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। फिर मॉम बताती है कि जब जू 5 साल की थी तो इसके फादर की डेथ हो गई थी, और क्योंकि मुझे काम करना होता था तो मैं जहाँ पर भी जाती थी इसे अपने साथ लेकर ही जाती थी। लेकिन एक दफ़ा इसे घर पर छोड़ गई और जब मैं आई तो ये घर पर नहीं थी। उस वक्त रात भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैं इसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रही होती, और इस वजह से बस मैं रो रही होती हूँ। इसे हर जगह देखने के बाद जब मैं प्लेग्राउंड में जाती हूँ तो मुझे ये वहाँ पर ही मिलती है। ये वहाँ अकेले बैठी होती है और कॉस्मेटिक्स की जो खाली बॉटल्स होती हैं ये उनके साथ खेल रही होती है। जब मैं इसे घर लेकर आ जाती हूँ तो ये काफ़ी टाइम तक बस उन्हीं के साथ खेलती रहती है। मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि अपनी बच्ची को एक टॉय भी लेकर नहीं दे सकती। ये कहते हुए मॉम बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो रोने लगती है। जो भी इनकी साइड पर देखती है और उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। जोंग ने अपनी आंखें बंद की होती हैं और वो लगातार बस इनकी बातें सुन रहा होता है। मॉम इसे समझाती है कि देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बस कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम सभी पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की होती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो चीज़ फेस करें। अगर वो तुम्हें इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो ज़रूरन उनके पीछे कोई वजह होगी और वो तुम्हारा अच्छा ही चाहते होंगे। ये सारी बातें होने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही सैड सी सिचुएशन हो जाती है और इनकी बात सुनकर जोंग भी रोने लगता है। गाइज, आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा प्यार करता है। साथ ही वॉन का दिखाया जाता है कि वो जू के घर के बाहर खड़ा होता है और इसका वेट कर रहा होता है। काफ़ी देर गुजर जाती है तो ये जू के घर में झांकने लगता है, लेकिन इतने में गेट खुलने वाला होता है तो ये फौरन से जाकर पीछे छुप जाता है। घर से जोंग निकलता है, वो अपने घर जाने लगता है। जू इसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाती है और कहती है कि ये मैं तुम्हें इसलिए पहना रही हूँ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और याद रखना तुम्हें घर जाकर अपना मशरूम वाला पानी भी पीना है। वॉन छुप कर इन दोनों को देख रहा होता है और इन दोनों की इतनी क्लोजनेस देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे जेलसी भी फील होती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह स्कूल का दिखाया जाता है कि वॉन क्लास में बैठा होता है और बस उसकी नज़र जोंग के ब्रेसलेट पर ही होती है। वहीं नैन का दिखाया जाता है कि वो सोच रहा होता है कि आखिर जू और वॉन के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो अपनी सीट से उठकर आता है और जू के बीच वाली सीट में बैठ जाता है। ये जैसे इसके पास आकर बैठता है इसे बिल्कुल सेम टू सेम वही खुशबू आती है जो वॉन के घर में रखे हुए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से आ रही थी, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर फौरन से उठता है और जोंग के बराबर में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे शिद्दत से कोई चीज़ मालूम करनी है। लेकिन अचानक से ये रुक जाता है और इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है।
फिर ये जोंग के बिल्कुल करीब हो जाता है और उसके पास से स्मेल सूंघने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, और सीट से उठकर कहता है कि आखिर तुम तीनों के बीच क्या चल रहा है। अब इनकी क्लास शुरू हो जाती है और आज का टॉपिक होता है फेस मास्क। मैम कहती है कि अपनी स्किन को घर में बहुत अच्छे से रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो फेस मास्क है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फेस मास्क मिल जाते हैं और अगर आप लोग चाहो तो अपना भी बना सकते हो। आज का असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपना खुद का फेस मास्क बनाना है और हो सकता है कि हम उसे मार्केट में भी लॉन्च करें, इसलिए सबने अच्छा अच्छा काम करना है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैम कहती है कि अपने आप को एक और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लें। अभी कुछ दिनों के अंदर हमारी मेकअप वॉलंटियर की क्लास होगी, इसमें आप लोगों ने ओल्ड एज लोगों को मेकअप करना होगा। इनकी ये बात सुनकर सभी के चेहरे पे और ज़्यादा खुशी आ जाती है। इनकी क्लास एंड होती है और ये यहाँ से जाने लगती हैं। फिर कहती है कि बोंगजू, मुझे तुमसे बात करनी है। बोंगजिन से बात करने के लिए बाहर जाती हैं तो ये उसे बताती हैं, उस दिन तुमने चेयरवुमेन का मेकअप किया था ना, तो उनकी मेरे पास ईमेल आई थी। वो अपने लिए पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ रही हैं और वो चाहती है कि तुम उनकी मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ। ये सुनकर बोंगजू बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि क्या आप वाकई मेरी बात कर रही हैं। ये कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती और अगर तुम उनकी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बन गई तो कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया तुम्हें जानने लगेगी। जो इनसे पूछती है कि क्या इस सब के लिए मुझे स्टेट्स जाना होगा, तो ये कहती है हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने स्कूल में लीव भी दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वहाँ से आने का दिल करेगा। बोंगजू ये सारी बातें सुन रही होती है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। मैम कहती है कि मैं नहीं चाह रही कि तुम मुझे अभी आंसर करो, पहले अच्छे से सोच लो फिर मुझे जवाब दे देना। मैम और जू यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, वही इनकी सारी बातें वॉन सुन लेता है और ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इनके सारे क्लास फेलोज साथ बैठे होते हैं और वो फेस मास्क बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन नैन का ध्यान यहाँ पर नहीं होता। रीना की फ्रेंड इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि यहाँ पर एक्टिव रहा करो, अब फ़ौरन से तैयारी करो और फेस मास्क का फीचर बनाओ। ये कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी एक चीज़ प्रिपेयर की होती है। फिर पीछे मुड़ता है और टेबल पर से एक शीट मास्क उठाता है, उसे फेस पर लगा लेता है और कहता है कि ये लगाने के बाद फ़ौरन से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है और उसे सीरम भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। फिर खड़े हो जाता है और अपने फेस को थोड़ा नीचे करके मारने लगता है। कहता है कि देख लो, इस तरह से फेस मास्क भी गिर जाएगा। मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर अपना शूज़ उतारकर हाथ में उठाता है और इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। सभी लोग अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं और उन्हें बहुत गंदा सा लग रहा होता है। ये सबको बताता है कि शूज़ में जो चिट दी हुई होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिप के लिए होती है। अगर हम यही शीट फेस मास्क में लगा दें तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना ही फेस मास्क ज़मीन पर गिरेगा और ना ही उसमें से सीरम निकलेगा। और इसके बाद ये लोग सब मिलकर डिस्कशन करने लगते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि वॉन अपने रूम में बैठा होता है और वो जू के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही उसे लगता है कि जू यहाँ पर चलती हुई आ रही है, वो फ़ौरन से अपनी बुक उठा लेता है और पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है। फिर जू इसके पास आकर बैठती है तो ये उससे पूछता है कि कल तुम कहाँ पर इतना बिजी थी कि यहाँ पर भी नहीं आ सकी। ये कहती है एक्चुअली मुझे एक चीज़ की टेक केयर करनी थी। ये उसे उस चीज़ के बारे में पूछने लग जाता है तो जू कहती है कि मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट था। वॉन पूछता है कि किसके साथ, तो ये कहती है कि तुम इतनी बीच की बातें क्यों पूछ रहे हो। इसकी बात सुनकर वॉन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही पूछ रहा था कि कहीं तुम मेरा राज सबको ना बता दो। इस पर जू कहती है कि मैं लोगों से मिलकर तुम्हारी बात क्यों करूँगी, मेरे लिए तो यही टॉर्चर है कि मुझे हर रोज़ाना तुमसे मिलना पड़ता है। ये सुनकर वॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपना मेकअप खुद से ही करोगी, क्योंकि अगर एक और सेकंड के लिए मैंने तुम्हारी शक्ल देखी तो मुझे वोमिट हो जाएगी। जो भी फौरन से कह देती है कि एग्जैक्टली मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। ये सुनते हुए उसे मारने लग जाता है तो जो अपना मेकअप करने लगती है। वो अपने लाइनर लगाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उससे नहीं लगता। वहीं वॉन जाकर अपनी पेंटिंग करने लग जाता है, लेकिन उसे जू की बात याद आ रही होती है कि जब मैम ने इससे कहा था कि तुम्हें इस चीज़ के लिए स्टेट जाना होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ से वापस आना चाहोगी। ये सोचते हुए ये जू के पास जाता है और उससे पेंसिल लेकर कहता है कि आओ मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँ। फिर ये दोनों करीब होकर बैठ जाते हैं और जू इसका मेकअप करने लगता है और देखते ही देखते ये दोनों इतना करीब हो जाते हैं कि इन्हें ऑकवर्ड फील होने लगता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वॉन जू को पसंद करने लगा है, तभी वो हर चीज़ से जेलिस हो रहा है? और अगर आप लोगों को इसका सही आंसर जानना है तो ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।
तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।